नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में भौतिक विज्ञान का 7वां अध्याय प्रकाश। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। आपको ध्यान देना है कि हमारे प्रश्न में नहीं ऑप्शन में अगर छिपा हुआ है तो उसको विशेष रूप से आप हाईलाइट करके एग्जाम में ही आगे बढ़ें। ठीक है, पूछा है प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो आप कहेंगे अधिक गति। ठीक है, प्रकाशीय संचार जो है अधिक तीव्र गति से नहीं होता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है तो आप कहेंगे अधिक गति। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। पूछ रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है तो आप कहेंगे धूलकण। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब धूलकण से टकराती हैं, हमारे वायुमंडल में धूलकण से टकराती हैं तो क्या होता है, प्रकाश का प्रसार हो जाता है, प्रकाश का बिखराव हो जाता है। यही है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार धूलकण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है तो आप कहेंगे ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। अगर ताज़ा बर्फ की ढकी हुई भूमि होगी, ठीक है, तो वह क्या करेगी, सूर्य की रोशनी को सर्वाधिक परावर्तित करेगी। अगला क्वेश्चन है, दो एक जैसे बल्ब को प्रकार से जोड़ा जाए कि अधिक रोशनी मिलेगी। पूछा जा रहा है कि अगर दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस क्रम में जोड़ा जाए कि सर्वाधिक रोशनी प्राप्त होगी। तो आप कहेंगे अगर दो एक जैसे बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक रोशनी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है। आप कहेंगे मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है, अर्थात मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है। तो आप कह सकते हैं कि कुल आंतरिक परावर्तन, जिसको हम कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का बनना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है। एक ब्लैक बॉडी क्या नहीं करता है, आप कहेंगे विकिरण का अपवर्तन। प्रकाश के विकिरण का अपवर्तन एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है। आपसे पूछा है कि ब्लैक बॉडी क्या नहीं करता है तो आप कहेंगे कि प्रकाश के विकिरण का अपवर्तन ब्लैक बॉडी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत पर दिया गया था। पूछा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत पर दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है। तो आप कहेंगे प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किस सन में मिला था। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह जिसका वेग अधिकतम होता है। आप कहेंगे कि वह किसका वेग है जो अधिकतम होता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था तो आप कहेंगे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अब आपको ये भी कमेंट करना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है कि रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के पहचान के तरीके क्या हैं, कि दूरदृष्टि दोष में कौन से चश्मे लगेंगे, उस उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लगेगा कि अवतल, एक कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आप बताएंगे कि रेटिना के पीछे। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है, जब बोल दिया है कि दूरदृष्टि दोष अर्थात दूर की बात कर रहा है तो अर्थात रेटिना से दूर, रेटिना से पीछे। जब दूर कह दिया तो मतलब पीछे की बात कर रहा है। लेकिन अगर कह दे कि निकट दृष्टि दोष तो आप कहेंगे रेटिना के आगे। रेटिना के आगे मतलब निकट होता है। ठीक है, रेटिना के आगे कब बनेगा तो आप कहेंगे निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है।
प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप कहेंगे लगभग 8 मिनट। लगभग 8 मिनट 14 सेकंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश किस प्रकार पाते हैं? ठीक है, आप कमरे में बैठे हैं, सूर्य का प्रकाश आपके पास किस प्रकार से आता है, किस विधि द्वारा आता है? तो आप कहेंगे एक कमरे में सूर्य का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे जब सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है तो वह 7 रंग में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। आप कहेंगे इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो आप कहेंगे हरा रंग। याद करने की ट्रिक है विबजोर। विबजोर में आप देखेंगे तो मध्य में हमारा ग्रीन कलर आता है, अर्थात हरा रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 7। कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एंड्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह किस पर आधारित होता है? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का उपयोग करता है? तो आप कहेंगे कि एंडोस्कोप। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे प्रश्न में ही क्वेश्चन एक छुपा हुआ है कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो आप कहेंगे कि एंडोस्कोप का प्रयोग करता है। और इसमें पूछा है कि वह एंडोस्कोप जो शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। ठीक है, एंडोस्कोप किस पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो आप कहेंगे जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? आप कहेंगे अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है। ठीक है, कह रहा है कि जब एक कटा हुआ हीरा है वह किस प्रकार चमकता है? ठीक है, सर्वाधिक चमकीला क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा सर्वाधिक क्या होता है? चमकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टिक सेल। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग याद रखिएगा कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बीपीएससी के कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश वोल्टिक सेल होते हैं तो आप कहेंगे इनका उपयोग किसमें होता है? तो कहेंगे आप सौर सेल में। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? कहेंगे आप प्रकाश वोल्टिक सेल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के समान स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, मानव के समान स्वास्थ्य के लिए आंख की स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे उत्तल दर्पण का। जैसे उत्तल दर्पण क्या होता है? किसी भी चीज़ों को, सबसे बड़ी चीज़ों को, जैसे आप हैं, आपके गाड़ी में साइड मिरर लगा हुआ होता है तो आप बहुत बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ में देख लेते हैं, अर्थात बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है क्या? उत्तल दर्पण। बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण, इसीलिए हमारे साइड में लगाया जाता है। और आप साइड मिरर में क्या लिखा रहता है इंग्लिश में आप पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा क्या लिखा है। ठीक है, उसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं। आप बताएंगे कि साइड मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब होता है कि दर्पण में वस्तुएं जितनी दिखाई देती हैं उससे अधिक नज़दीक है। ठीक है, जो हमारे दर्पण में साइड मिरर में जो भी हमें वस्तुएं दिख रही हैं वह जो दिख रही हैं उससे काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे। कह रहा है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से, जहां से प्रकाश आ रहा है उसके एक बिंदु स्रोत से 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब 2 समांतर समतल दर्पण रखे जाएंगे उसके मध्य अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आप कहेंगे अनंत। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? बार बार एग्जाम में पूछता है CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? आप कहेंगे कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन है,
आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखता है? तो आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश में वस्तुएं हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देती हैं? तो आप कहेंगे परावर्तन के कारण। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि तालाब के बगल में लगे हुए वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, किसके कारण? ये भी आप कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कारण तालाब में जो है उसके आसपास के वृक्ष या अपनी खुद की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों को किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जब आप दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह चिकित्सक है वो आपके दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण से क्या होता है कि आपके दांत में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको देखने के लिए वह प्रयोग करेगा अवतल दर्पण का। जो भी दांत में प्रॉब्लम होगी उसको वह जूम इन कर देता है। क्या? अवतल दर्पण उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता है और डॉक्टर आपकी समस्या को समझ जाता है। ठीक है, इस प्रकार दांत को देखने के लिए दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया के नाम से बार बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, उसका इंग्लिश में नेम होता है निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया, तो यह भी पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हुए हैं, एक बार एग्जाम में पूछा था, तो आप लोगों को याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहता है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेता है मायोपिया द्वारा व्यक्ति देख सकता है। ठीक है, मायोपिया द्वारा क्या होता है? व्यक्ति देख सकता है। तो आप कहेंगे कि नजदीक स्थिति वस्तु को स्पष्ट रूप से। ठीक है, आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो आप कहेंगे नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर की स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है, तो आप कहेंगे अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये फिर पूछ लिया क्वेश्चन, पीछे पूछा था मृग मरीचिका का कारण है, तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आप कहेंगे तरंगदैर्ध्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? आप कहेंगे क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो आप कहेंगे अपवर्तन। ठीक है, क्या है? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो आप कहेंगे वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आप कहेंगे वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ठीक है, हमारे आंख में जो रेटिना होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आप कहेंगे वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन हमें वह नेत्र जो हमें सीधा करके वस्तु को दिखाता है, पड़ता तो उल्टा है प्रतिबिंब, लेकिन हमको आंख जो होती है उसको हमारा मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है, आप कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। पूछ रहा है कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो आप कहेंगे हमारे अचपट अर्थात रेटिना पर मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंख में संकेंद्रण होता है, तो आप कहेंगे लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण हमारे आंख में संकेंद्रण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। आप कहेंगे मानव आंख किस दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो आप कहेंगे 5500 एंगस्ट्रॉम पर हमारी आंख जो होती है दृश्य प्रकाश के लिए क्या होती है? सर्वाधिक सुग्राही होती हैं। अगर तरंगदैर्ध्य हमारा 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो उसके लिए हमारी आंख सर्वाधिक सुग्राही होगी। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है। जब पूछा जा रहा है कि धूप के चश्मे में क्या होती है, कितनी पावर होती है, तो आप कहेंगे 0 डायोप्टर। ठीक है, आप कहेंगे डायोप्टर क्यों लिखा है? तो जो है पावर को नापने के लिए, क्षमता को नापने के लिए जो इकाई होती है वह क्या होती है? आप कहेंगे डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है? आप बताएंगे इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, इसका बिखराव बहुत कम होता है, जिससे दूर से भी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है। इसी कारण खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजित उचित है। ठीक है, पूछ रहा है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है। तो आप कहेंगे ऊपर उजला नीचे काला, लेकिन हमारे छाते में उसका विपरीत होता है। ठीक है, अगर आपको धूप से बचने के लिए छाते में कौन सा रंग का प्रयोग होना चाहिए, ऊपर किस रंग का नीचे किस रंग का, तो आप कहेंगे ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है, आप कहेंगे तरंग की लंबाई पर। ठीक है, प्रकाश के रंग का निर्धारण किस पे होता है, तो आप कहेंगे तरंग की लंबाई पर प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे प्रसारी विश्व की संकल्पना हमारे डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव होता है और हमारे ध्वनि में भी डॉपलर प्रभाव देखा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना है, तो आप कहेंगे डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है। ठीक है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग होने का कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, इसीलिए सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें सूर्य का लाल रंग दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। पूछ रहा है खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप कहेंगे जो खगोलीय दूरदर्शी होता है अर्थात दूरबीन होता है जिससे हम आकाशीय पिंडों को देखते हैं, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहेंगे काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप कहेंगे काल्पनिक और बड़ा। अगला क्वेश्चन है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह होता है। ठीक है, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कैसा होता है, आप कहेंगे नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, खोज बत्ती में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अर्थात जो सर्च लाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का एक और नाम होता है नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन है, आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक किसमें होती है। ठीक है, हमारा आंख किस रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो आप कहेंगे पीला और हरा रंग के बीच हमारा आंख जो होता है सर्वाधिक सुग्राहता होता है। ठीक है, सर्वाधिक सुग्राहकता किस रंग में होता है, तो आप कहेंगे पीला एवं हरा रंगों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है, आप कहेंगे 390 से 780 nm ठीक है नैनोमीटर के बीच में दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि कोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, बोल रहा है रात्रि दृष्टिकोण में कैमरे में किसका उपयोग नहीं होता है, आप कहेंगे वस्तुओं को एक्स किरण विकिरण का। ठीक है, वस्तुओं में एक्स किरण विकिरण का प्रयोग रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, आप कहेंगे तारे का रंग उसके ताप के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा, किसी तारे का रंग उसके ताप के कारण निर्धारित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित होता है। ठीक है, क्या अपवर्तित होता है, आप कहेंगे आवृत्ति। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित रहता है, तो आप कहेंगे आवृत्ति जो होता है वह क्या होता है, अपवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने में। ठीक है, पूछ रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के इस किरण के कारण होता है। ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय सूर्य के सीधे देखने के लिए लोग मना करते हैं। क्यों, यह हमारी आंख को क्या करती है, प्रभावित कर देती है। क्या कारण होता है कि रेटिना का जलना सूर्य के इस किरण के कारण होता है। जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है जिसको कहते हैं क्रीट या कोरोना। ठीक है, वह बहुत हानिकारक किरण होती है, जिसके कारण जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे क्या निकलती है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश निकलती है, जो हमारे आंखों के लिए सर्वाधिक कष्टदायक होती है। इसीलिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय लोग सीधे देखने के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि पानी में सूर्य ग्रहण को देखा जाता है, किस प्रकार देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेंसिल सरीखे
एक पिंड के चलते हुए टीवी पर्दे पर ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर पिंड का कोई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। ठीक है, कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? पूछ रहा है कि पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए, ठीक है, जैसे पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। हमें यह क्यों दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। क्या? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव के कारण वह प्रतिबिंब हमारे कई ठो दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमें कई ठो दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंख में अंध बिंदु, जिसको पीत बिंदु के नाम से जानते हैं, पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे अंध बिंदु या पीत बिंदु हमारे दृष्टि पटल पे पाए जाते हैं, अर्थात रेटिना पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? आप कहेंगे वस्तु से छोटा तथा उल्टा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया कि अगर मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहेंगे कि मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो है विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब कौन बनाया है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे ग्रेफीन की सहायता से, ठीक है, सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अगर आपको खुद का प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है, पूरा प्रतिबिंब आपको किसी दर्पण में देखना है, तो अपने लंबाई के आधे दर्पण अगर आप ले लिए हैं तो आपको अपनी प्रतिबिंब पूरी रूप से दिखाई पड़ेगी। अर्थात व्यक्ति की ऊंचाई से आधी लंबाई की अगर आप प्रतिबिंब ले लेते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को उस प्रतिबिंब में पूरा देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आप कहेंगे अनंत। क्या होती है? अनंत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? आप कहेंगे प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह होती है। ठीक है, पूछ रहा है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह होती है। तो आप कहेंगे वह क्या होती है? एंट्रापीन होती है। क्या होती है? एंट्रापीन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि की सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो आप कहेंगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वाधिक अच्छा ऊर्जा का स्रोत हमारा सौर सेल है। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगर आपसे बोल दे पानी में डूबा हुआ सिक्का उभरा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? आप कहेंगे अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य का अंडाकार प्रतीत होना किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य का अंडाकार होना प्रतीत होता है, तो आप कहेंगे अपवर्तन के प्रभाव के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का अंडाकार प्रतीत होना होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आप कहेंगे जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है, तो समतल दर्पण के बीच अगर आप कोई भी वस्तु रख दिए हैं तो उसकी प्रतिबिंब कितनी बनेंगी? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट बनेंगी। कितनी बनेंगी? अनंत बनेंगी। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों होता है? तो आप कहेंगे इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह क्वेश्चन एक बार और मिला था, फिर मिला है। ठीक है, इसका मतलब यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आप कहेंगे लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो आप कहेंगे उद्दीपित विकिरण। क्या? उद्दीपित विकिरण लेजर लाइट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। तो आप कहेंगे ब्रह्मांड की प्रकृति को जानने के लिए जिसकी सहायता का उपयोग किया जाता है वह है डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है तो उसे कहेंगे आप डॉपलर प्रभाव। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कल का टॉपिक होगा विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है।